हेलो दोस्तों, मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी अवसर पर पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर और पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल की ओर से भी आपको हार्दिक बधाई। इसके आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर आपको कोर्सेज पे भारी डिस्काउंट अभी दी गई है। जिस प्रकार से हमारा 75th रिपब्लिक डे है, उसी आधार पर हमारे सभी कोर्सेज पे आपको 75% 75% ऑफ दिया जा रहा है। जो कि कौन कौन से कोर्स पर होगा दोस्तों? तो सबसे पहले तो दोस्तों रिसर्चर बैच दोस्तों एनटीए नेट जेआरएफ के लिए आपको ज्योग्राफी के लिए पेपर चाहिए विद पेपर वन। ज्योग्राफी प्लस पेपर वन के लिए 2000 जून 2024 के लिए बैच स्टार्ट है दोस्तों। इसके लिए आपको क्लासेस दी जाएगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। इसी में आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स और पीवाईक्यूज भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स पे दोस्तों आपको 18 बुकलेट में होम डिलीवरी भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसकी फीस है मात्र अभी 4500 रुपये। इसके साथ में दोस्तों आपको पेपर वन, ओनली पेपर वन का कोर्स लेना है तो पेपर वन के लिए भी आपको बैच अवेलेबल है जून 2024 के लिए। इसके लिए भी दोस्तों आप नेट, जेआरएफ और सेट, इन तीनों के लिए आप पेपर वन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लासेस रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस दी जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी और साथ में वाइक्यूज भी आपको भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसकी फीस है दोस्तों मात्र 1250 रुपये। इसके साथ में दोस्तों अगर आपको स्कूल व्याख्याता भी अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए विद्यास्थली बैच को ज्वाइन करना है तो इसमें भी आपको दोस्तों बैच जनवरी 2024 के लिए, अर्थात जब तक कि आपकी एग्ज़ाम नहीं लगेगी तब तक आपको इसमें कोर्स दिया जाएगा। इसमें भी आपको दोस्तों क्लासेस दी जाएगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, साथ में नोट्स भी दिए जाएंगे, जिसमें आपको 10 बुकलेट आपको होम डिलीवरी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें आपको टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज भी सॉल्यूशन दिए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 3750 रुपये। इसके बाद में दोस्तों अगर आपको रिकॉर्डेड बैच चाहिए, नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड बैच चाहिए, तो रिकॉर्डेड बैच भी आप दोस्तों अवेल कर सकते हैं, जो कि जून 2024 और दिसंबर 2024 के लिए वैलिड रहेगा, जिसकी फीस है मात्र 2375 रुपये। साथ ही में दोस्तों अगर आपको केवल नेट जेआरएफ के हिंदी मीडियम के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, केवल नोट्स आपको चाहिए, तो नोट्स भी दोस्तों आपको 17 बुकलेट दी जाएगी विथ प्रीवियस ईयर पेपर बुक विथ सॉल्यूशन 2024 से 2022 तक की, जिसमें आपको क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन और विथ डिटेल आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें आपकी कुरियर फ्री करवाया जाएगा। इसकी फीस है मात्र 2750 रुपये। इसके बाद में दोस्तों अगर आपको नेट जेआरएफ के लिए भूगोल की प्रीवियस ईयर बुक चाहिए, हाँ, जिसमें 2004 से लेकर 2022 तक के सभी क्वेश्चंस विद डिटेल आपको दिए जाएंगे, उसकी फीस भी दोस्तों, इसमें आपको फ्री कुरियर दिया जाएगा, इसकी फीस है मात्र 400 रुपये। इसके साथ ही दोस्तों आपको सिद्धि टेस्ट सीरीज या जो भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए आपको 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिनमें 18 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे और 7 फुल टेस्ट होंगे, अर्थात ऑल सिलेबस का टेस्ट होगा, जो कि आपके स्टार्ट है 25 जनवरी से। था कल से दोस्तों आपके ये टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस पर आधारित है ये। तो दोस्तों आपको टेस्ट का शेड्यूल टेलीग्राम और ऐप के ऊपर आपको उपलब्ध करवाई जाएगा। टेलीग्राम ऐप दोस्तों आपको पता है पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ है, और ऐप भी दोस्तों पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस टेस्ट सीरीज की दोस्तों फीस है मात्र 999 रुपये में आपको ये 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिनमें 18 यूनिट वाइज और 7 फुल टेस्ट इसमें होंगे। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी फर्स्ट पेपर की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, जैसे कि हमने कल मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म देखी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं और उसमें क्या डिफरेंस होता है मेजर प्रीमाइस, माइनर टर्म और मेजर टर्म में।
उसी प्रकार दोस्तों अब आगे हम आज का टॉपिक देखते हैं। ये वाला सब हमने कल अब प्रीवियस क्लास में था, प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख सकते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में आज हमारा क्या टॉपिक है, हम कैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की संबंध देखते हैं, इनका किस प्रकार से इनको डिफरेंशियल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो वाक्य के विरोध संबंध के आधार पर निष्कर्ष, यानी कि इसमें निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए हम मुख्यतः 4 शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अभी इन शब्दावलियों को छोड़कर अपन हिंदी लैंग्वेज में इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में इन 4 टर्म्स को लेते हैं, ए, ई, आई एंड ओ। इन 4 शब्दों को आप या 4 अक्षरों को आप याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इन्हीं से पूरा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन टिका हुआ है। तो इनसे सबसे पहले तो दोस्तों ए क्या होता है, ई क्या होता है, आई क्या होता है और ओ क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में प्रपोजिशनल को कितने भागों में बांटते हैं उसके आधार पर देखते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें ये ए, ई, आई, ओ समझ में आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हम किस आधार पर इनको कैसे कैसे बांटते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इनका वर्गीकरण। तो इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों, देखते हैं आज हम। तो सबसे पहले तो इनका गुणात्मक आधार पर, मात्रात्मक आधार पर, या फिर इनके अस्तित्व या रचना के आधार पर किस प्रकार से इनको बांट सकते हैं दोस्तों, इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इनका वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले तो इनको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले तो इनका रचना के आधार पर वर्गीकरण, रचना के आधार पर। उसके बाद में दोस्तों होता है इनका गुण के आधार पर, और तीसरा होता है अपना मात्रा के आधार पर। तो सबसे पहले तो दोस्तों रचना के आधार पर देखा जाए था इनकी रचना किस प्रकार से हो सकती है। तो ओवरऑल में दोस्तों हम 2 ही प्रकार से अपने वाक्य को देख सकते हैं, या तो वो सिंगल होगा या फिर वो मिश्रित होगा या कंपाउंड होगा। तो या तो सिंपल होगा अर्थात सरल होगा, या वन लाइनर होगा, या फिर कंपाउंड होगा अर्थात मिश्रित या फिर यौगिक होगा। इस प्रकार से दोस्तों हम गुण के आधार पर देखते हैं। तो मानव जीवन में भी गुण 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, अर्थात या तो सकारात्मक होगा या फिर नकारात्मक होगा। तो गुण के आधार पर भी दोस्तों 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले तो अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, सकारात्मक, और एक होता है नकारात्मक। इस प्रकार से दोस्तों हम गुण के आधार पर बांट लिए। अब आते हैं दोस्तों इनको मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर दोस्तों इनको 2 भागों में बांटा जाता है। मात्रा के आधार पर होंगे दोस्तों, सबसे पहले तो होगा इसमें अपना सार्वभौमिक, और एक होता है अंशव्यापी। सॉरी। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारा मात्रा क्या होती है, या तो पूरी होगी या फिर कुछ होगी। तो पूरी के लिए तो दोस्तों, संपूर्ण के लिए तो हम यूनिवर्सल शब्द का प्रयोग करते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल शब्द का प्रयोग करते हैं। और कुछ के लिए दोस्तों हम पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग करते हैं, पर्टिकुलर अर्थात सर्वव्यापी, और एक होता है अंशव्यापी। इस प्रकार से दोस्तों हम इनको डिवाइड करते हैं, इनका बंटवारा करते हैं, जिनमें दोस्तों सरल और कंपाउंड तो हमें सीधे सीधे दिख जाएंगे। जैसे कि राम एक महान व्यक्ति है, श्याम एक महान व्यक्ति है,
अगर इन दोनों वाक्यों को मिला दिया जाए तो उन्हीं को हम कंपाउंड या यौगिक सेंटेंस बना देंगे। बात करते हैं दोस्तों हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। इन्हीं को दोस्तों हम AEIO में किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक के लिए तो दोस्तों हम किस प्रकार का शब्द का यूज करेंगे, सकारात्मक के लिए तो हम करेंगे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम यूनिवर्सल और पर्टिकुलर को देखते हैं। यूनिवर्सल के लिए दोस्तों अगर सबकी बात की जाएगी, ओवरऑल की बात की जाएगी, तो इसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। और अगर हम कुछ की बात करेंगे तो कुछ के लिए हम आई की बात करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों ए, ई और आई और ओ, इस प्रकार से ई को भी दोस्तों सर्वव्यापी में शामिल कर लेते हैं और ओ को भी दोस्तों सर्वव्यापी में शामिल कर लेते हैं। अब बात आती है इनमें सकारात्मक और नकारात्मक कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ए तो हो जाएगा हमारा सर्वव्यापी सकारात्मक, और ई हो जाएगा हमारा नकारात्मक, और आई हो जाएगा हमारा अंशव्यापी सकारात्मक, और ओ हो जाएगा हमारा अंशव्यापी नकारात्मक। तो इस प्रकार से दोस्तों ए, ई, आई और ओ को डिवाइड करते हैं। तो ए से तात्पर्य है दोस्तों हमारा यूनिवर्सल, ई से तात्पर्य भी है दोस्तों हमारा यूनिवर्सल, आई से तात्पर्य दोस्तों हमारा पर्टिकुलर, और ओ का तात्पर्य हमारा पर्टिकुलर। अब इनमें भी दोस्तों ए और ई दोनों को हम यूनिवर्सल पॉजिटिव अर्थात यूनिवर्सल में शामिल करते हैं। तो ए तो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और आई, ई हो जाएगा हमारा नेगेटिव। इसी प्रकार से दोस्तों आई भी हमारा अंशव्यापी पॉजिटिव अर्थात पर्टिकुलर पॉजिटिव हो जाएगा, और ओ हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में आई होप आपको समझ में आ गया होगा ए और ई आई ओ का क्या डिफरेंस होता है। इसी में दोस्तों अब आगे देखते हैं हम। तो इसमें आगे देखते हैं दोस्तों इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, कौन कौन सा विपरीत होता है, कौन उपविपरीत होता है, कौन सब अल्टरनेट होता है और कौन कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो इस प्रकार से हम कॉन्ट्ररी, सब अल्टरनेट और कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड का या कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशंस को हम पहचानते हैं, जिसमें आई को हमने पहचान लिया है। अब इनको दोस्तों हमें किस प्रकार से लिखना है कि हमारा स्क्वायर बन जाए। तो स्क्वायर बनाने के लिए दोस्तों इस प्रकार से हमारा स्क्वायर बनेगा, या फिर इसको आप जेड से भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों लेफ्ट टू राइट और टॉप टू डाउन में अपने को लिखना है AEIO को। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से ए को लिखेंगे, फिर ई को लिखेंगे, उसके बाद में टॉप टू डाउन तो डाउन में लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आई को लिखेंगे, उसके बाद में ओ को लिखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमें AEIO को हमें सेट करना है। अब इनके बीच में कैसे रिलेशन को पहचानना है ये देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हमारा रिलेशन होता है विपरीत या फिर सब अर्थात कॉन्ट्ररी। विपरीत क्या होता है दोस्तों, अर्थात दोनों एक दूसरे के विरोधी होंगे। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के विरोधी ए और ई, क्योंकि ए हमने देखा था ओल की बात करता है अर्थात यूनिवर्सल की बात करता है और पॉजिटिव की बात करता है। इसी प्रकार ई को हमने देखा था दोस्तों, ये भी ऑल की बात करता है, लेकिन ये नेगेटिव की बात करता है, तो ये ऑल नोट की बात करेगा। उसी प्रकार से दोस्तों हम आई पे जाते हैं। तो आई हमने देखा था, आई किसकी बात करता है, अंशव्यापी या फिर पर्टिकुलर की बात करता है। तो ये हमें अंशव्यापी सम की बात करेगा था, कुछ की बात करेगा, और किसकी, सकारात्मक कुछ की बात करेगा। तो अफर्मेटिव या फिर यूनिवर्सल पर्टिकुलर की बात करेगा, सॉरी पर्टिकुलर पॉजिटिव की बात करेगा। उसके बाद में दोस्तों ओ की बात की जाए तो ओ भी दोस्तों पर्टिकुलर में आता है, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सम नोट की बात करेगा, सम नोट की बात करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें ऑल नोट, सम और सम नोट को लिख दिया है AEI और ओ में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, विपरीत कौन सा होगा, सब विपरीत, उप विपरीत कौन सा होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा होगा, और अल्टरनेशन कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों ए और ई, तो अगर ऑल अर्थात सभी सही बोल रहे हैं तो सभी गलत कैसे बोल सकते हैं। अर्थात अगर ऑल ट्रू है, अगर ए को ट्रू मान लेते हैं तो ये भी तो ट्रू कैसे हो सकता है, क्योंकि एक तो सबकी बात कर रहा है और एक सभी नहीं की बात कर रहा है।
तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाएंगे, अतः इन्हीं को हम विपरीत संबंध में देखते हैं, अर्थात कॉन्ट्ररी रिलेशन। ए और ई के बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है। तो इस प्रकार से आगे यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, ए और ई के बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है। अब कॉन्ट्ररी रिलेशन तो दोस्तों यूनिवर्सल यूनिवर्सल के बीच में हो गया, क्योंकि इन दोनों ए और ई को हमने यूनिवर्सल में शामिल किया था, जो एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। अब बात आती है दोस्तों दोनों पर्टिकुलर पर्टिकुलर की। अब पर्टिकुलर सकारात्मक और पर्टिकुलर नकारात्मक की बात आती है। तो दोस्तों अगर विपरीत संबंध यूनिवर्सल में है तो पर्टिकुलर के बीच में कौन सा संबंध होगा, तो इसको उपविपरीत में शामिल करेंगे। उपविपरीत। एक बार दोस्तों हम इनके बीच में संबंध देख लेते हैं, फिर कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा, कौन सा अनडिटरमाइन होगा, इसके बारे में आगे देखेंगे। तो दोस्तों अगर यूनिवर्सल में दोनों कॉन्ट्ररी है तो पर्टिकुलर में दोनों ये सब कॉन्ट्ररी हो जाएंगे, अर्थात उपविपरीत हो जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि ये एक दूसरे के विरोधी होंगे। अगर ए ट्रू है तो ओ हमेशा फॉल्स होगा, क्योंकि अगर सब सही है तो कुछ सही कैसे ट्रू हो सकता है। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। और अगर ई ट्रू है तो आई हमेशा फॉल्स होगा, क्योंकि अगर सब नहीं को सत्य मान रहे हैं तो कुछ सत्य सही कैसे हो सकता है। इस कारण से ए और ओ और ई और आई हमेशा एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से उपविपरीत तो हमने देखा आई और ओ के बीच में होता है। फिर बात आती है दोस्तों विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्टरी की। तो कॉन्ट्राडिक्टरी दोस्तों ए और ओ के बीच में हो जाएगा, एक हो जाएगा ई और आई के बीच में। इस प्रकार से दोस्तों हमने तीन रिलेशन देख लिए हैं कि कॉन्ट्ररी कौन सा होता है, सब कॉन्ट्ररी कौन सा होता है और कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा होता है। अब बात आती है दोस्तों सब अल्टरनेट की। अब दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी था, रिलेशन भी देख लिया, इन दोनों के बीच का रिलेशन भी देख लिया, यहाँ वाला रिलेशन भी देख लिया और यहाँ वाला रिलेशन भी देख लिया। अब बारी आती है दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, अर्थात अप टू डाउन या फिर टॉप टू डाउन के बीच में कैसा रिलेशन होगा, ये देखते हैं दोस्तों। तो अगर ई और आई के बीच में संबंध देखा जाए तो दोस्तों ए तो क्या बात कर रहा है, ए तो हमारे यूनिवर्सल अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक की बात कर रहा है। और अगर ई को देखें तो ये भी यूनिवर्सल नेगेटिव की बात कर रहा है। तो दोस्तों अगर यूनिवर्सल और पर्टिकुलर दोनों में संबंध देखा जाए तो इनके बीच के संबंध को अधीनस्थ या सब अल्टरनेट रिलेशन कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से सब अल्टरनेट हो गया, एक तो हमारे ए और आई के बीच में, एक हो गया हमारे ई और ओ के बीच में। इस प्रकार से दोस्तों आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आए होंगे कि कॉन्ट्ररी किन के बीच में होता है, सब कॉन्ट्ररी किन के बीच में होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी किन के बीच में होता है और सब अल्टरनेशन किन के बीच में होता है। तो इस प्रकार से अब आगे हम बात करेंगे कि अगर ए ट्रू होगा तो ई पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर ए ट्रू होगा तो आई पर क्या फर्क पड़ेगा, ए ट्रू होगा तो ओ पर क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली इन तीनों का, क्योंकि एक का रिलेशन तीनों से है तो तीनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप आगे की बात देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखते हैं कॉन्ट्ररी रिलेशन। कॉन्ट्ररी यानी कि ए और ई के बीच का संबंध। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों इजी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किन दो के बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशन देखा जाता है। इनके आधार पर दोस्तों वाक्य भी दे दिया जाता है। तो वाक्य अगर देखा जाए, कोई भी एक वाक्य लेकर हम इस एग्जाम्पल को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो बात हमने की थी ऑल की, एक बार इसको हटा देते हैं दोस्तों, खाली पेज पे देखते हैं हम इनके आधार पर। तो सबसे पहले तो हमने ए की बात की, फिर ई की बात की, फिर आई की बात की, उसके बाद में ओ की बात की। तो ए और ई के बीच में दोस्तों हमने विपरीत या कॉन्ट्ररी रिलेशन देखा था। उसके बाद में इसी प्रकार से आई और ओ के बीच में हमने सब कॉन्ट्ररी रिलेशन देखा। उसके बाद में ए और ओ और
ई और आई के बीच में हमने कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन देखा, और ए और आई और ई और ओ के बीच में हमने सब अल्टरनेशन रिलेशन देखा, सब अल्टरनेशन या सब अल्टरनेट रिलेशन देखा। इनके बीच में भी सब अल्टरनेट रिलेशन देखा, अर्थात विपरीत, उपविपरीत, विरोधाभासी, सब अल्टरनेट यानी कि अधीनस्थ, इधर भी अधीनस्थ। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें ए ई आई ओ को पहचानने के लिए सबसे पहले तो ये स्क्वायर बना लेना चाहिए था, ये जेड बना, इसको हम जेड भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये जेड बना लेना चाहिए जिससे हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर इनकी एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझा जाए तो सबसे पहले तो अगर ए की बात की जाए दोस्तों, ए को हमने क्या माना था, यूनिवर्सल माना था, अर्थात ओल माना था। ई को देखा जाए तो ई को भी दोस्तों हमने यूनिवर्सली माना था, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा तो ये ऑल नोट हो जाएगा। उसके बाद में आई यानी कि आई और ओ को हमने पर्टिकुलर माना था, जिसमें हमने इसको सम से देखा था, और ओ यानी कि पर्टिकुलर था, नेगेटिव तो सम नोट से देखा था। तो अगर इनकी एग्जाम्पल देखें तो दोस्तों एग्जाम्पल लिख लें इनकी। सबसे पहले तो ए का एग्जाम्पल लिखी, जैसे कि सभी, सभी यूनिवर्सल में आ जाएगा, तो सभी गाय पशु है। तो ये दोस्तों हमारा एक पॉजिटिव वाक्य हो गया जो कि सभी की बात कर रहा है, यूनिवर्स की बात कर रहा है, तो ये हमारे ए में शामिल किया जाएगा। उसके बाद में आता है दोस्तों ई। ई हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो सभी गाय पशु नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत संबंध हो गए ना दोस्तों, आप खुद देख लीजिए और अपने खुद से एग्जाम्पल बनाकर इनको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में दोस्तों आई की बात करते हैं। अब आई दोस्तों हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव है या पर्टिकुलर अफर्मेटिव का सेंटेंस है या एग्जाम्पल है। तो आई में दोस्तों जैसे इसी एग्जाम्पल से बनाए तो आई यानी कि पर्टिकुलर यानी कि अंशव्यापी, सम की बात करता है, कुछ की बात करता है। तो कुछ गाय पशु है, और लास्ट वाला ओ का रिलेशन दोस्तों हमने देखा था अंश पर्टिकुलर या अंशव्यापी नेगेटिव में। तो पर्टिकुलर के लिए फिर से कुछ ही शब्द का प्रयोग करेंगे, तो कुछ गाय पशु नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों हमने चारों के एग्जाम्पल भी बना लिए हैं और उसके आधार पर भी हमने इनको समझ लिया है। अब बारी आती है दोस्तों कि अगर ए ट्रू होगा तो ई क्या होगा, ई फॉल्स होगा या ट्रू होगा। इस प्रकार के इनके रिलेशन की बात करते हैं दोस्तों, जिसके लिए हम सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको थ्योरी से समझ में नहीं आता है तो हम उनको प्रैक्टिकल या फिर एग्जाम्पल में जाकर भी इनको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो विपरीत संबंध ए और ई के बीच में होता है। अब इनके बीच में क्या क्या शर्त होनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये ट्रू और फॉल्स का निर्धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये हमेशा सर्वव्यापी के मध्य में होगा, अतः यूनिवर्सल और यूनिवर्सल के मध्य में होगा, क्योंकि ए और ई हमने हमेशा यूनिवर्सल में देखा था, बस उनके गुण में परिवर्तन किया था कि एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है, था एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो ये हमेशा सर्वव्यापी के मध्य में होगा। दूसरा नियम है कि अगर पहला कथन सत्य है तो दूसरा हमेशा असत्य होगा। इस प्रकार से दोस्तों पहला कथन असत्य है तो दूसरा हमेशा, इस यहाँ पर देख ले दोस्तों, इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है, कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है। तो अगर ये ट्रू है तो हमेशा, अगर ऑल की बात की जा रही है तो ऑल नोट हमेशा फॉल्स होगा। तो दोस्तों अगर ए ट्रू है तो ए हमेशा फॉल्स होगा। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि पहला कथन अगर सत्य है तो दूसरा हमेशा असत्य होगा। पहला यानी कि ए अगर सत्य है तो ई हमेशा
फॉल्स होगा। उसके बाद में नेक्स्ट नियम है कि पहला कथन असत्य है तो दूसरा कथन हमेशा संदेहपूर्ण अर्थात अनडिटरमाइंड या डाउटफुल होगा। तो दोस्तों अगर ए ट्रू है तो ए हमेशा फॉल्स होगा। एक नियम तो हमने ये देख लिया। एक नियम था दोस्तों कि ये दोनों हमेशा सर्वव्यापी के बीच में होंगे। अगर ए फॉल्स है, तीसरा हमारा नियम है कि अगर ए फॉल्स है तो ए हमें नहीं पता कि सत्य होगा या असत्य होगा, तो इसे हम अनडिटरमाइंड या डाउटफुल की श्रेणी में रखते हैं या संदेहपूर्ण की श्रेणी में रखते हैं। तो अगर ए सत्य होगा तो ई असत्य होगा, और अगर ए असत्य होगा अर्थात फॉल्स होगा तो ई हमें नहीं पता कि सत्य होगा या फॉल्स होगा, तो हम इसे अनडिटरमाइंड या डाउटफुल की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद में दोस्तों चौथा और लास्ट नियम है कि दोनों कथन एक समय में एक साथ ना तो सत्य हो सकते हैं और ना ही असत्य हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि यूनिवर्सल यूनिवर्सल एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। अगर इसको सही मान लेंगे तो इसको कभी भी हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत संबंध है, तो दोनों कभी भी सत्य नहीं हो सकते। इसलिए दोनों एक समय में एक साथ ना तो सत्य हो सकते हैं और ना ही असत्य हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? का एग्जाम्पल है दोस्तों, सभी पेड़ हरे हैं सभी पेड़ हरे नहीं है, तो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल से भी इसको समझ लिया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा सब कॉन्ट्ररी या उपविपरीत। अब उपविपरीत संबंध दोस्तों हमने आई और ओ के बीच में देखा था। आई और ओ के बीच में दोस्तों सब कॉन्ट्ररी रिलेशन देखा था हमने। उपविपरीत तो इनके नियम भी देख लेते हैं दोस्तों। यह संबंध हमेशा अंशव्यापी के मध्य होगा। तो आई और ओ था, ऊपर वाले हमेशा यूनिवर्सल है और नीचे वाले हमेशा अब पार्टिकुलर है। तो ए और ई को हमने ऊपर लिखा था और आई और ओ को हमने नीचे लिखा था। तो ये हमेशा अंशव्यापी था पर्टिकुलर के मध्य होगा। उसके बाद में दूसरा नियम है कि अगर पहला कथन असत्य है तो दूसरा हमेशा सत्य होगा। इसमें कॉन्ट्ररी से उल्टा रिलेशन कर देना दोस्तों, जैसा भी हमने कॉन्ट्ररी में बोला था ठीक उसके विपरीत संबंध देख लेंगे। कॉन्ट्ररी में तो हमने देखा था कि अगर ए सत्य है तो ओ आई सॉरी अगर ए सत्य है तो ई हमेशा असत्य होगा। उसी प्रकार से अगर इसमें आई आई फॉल्स है तो ओ हमेशा ट्रू होगा। ये हमें देखना है। उसके बाद में तीसरा नियम है यदि पहला कथन सत्य है तो दूसरा हमेशा अनडिटरमाइंड या डाउटफुल होगा। तो दोस्तों अगर आई ट्रू है, अंशव्यापी सकारात्मक अगर सत्य है तो अंशव्यापी नकारात्मक हमेशा डाउटफुल होगा, हमेशा डाउटफुल होगा या अनडिटरमाइंड होगा या संदेहपूर्ण होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने कॉन्ट्ररी में पढ़ा ठीक उसके विपरीत इनमें संबंध देखे गए हैं। उसमें ए अगर सत्य है तो ई फॉल्स होगा, इसमें ए आई अगर फॉल्स है तो ओ ट्रू होगा। और सब कॉन्ट्ररी था, कॉन्ट्ररी रिलेशन में हमने देखा था कि अगर ए ट्रू है ए फॉल्स है तो ई हमेशा डाउटफुल रहेगा। और अगर इसमें पर्टिकुलर में अगर आई ट्रू है तो ओ हमेशा डाउटफुल में होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है दोस्तों, लेकिन अगर ठीक से इनको समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक इजी टॉपिक है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों चौथा नियम है कि दोनों एक समय में सत्य हो सकते हैं लेकिन असत्य नहीं हो सकते। दोनों एक समय में सत्य तो हो सकते हैं लेकिन दोनों एक समय में असत्य नहीं हो सकते। अब कुछ की बात की जा रही है तो कुछ नहीं की बात भी सही हो गया था, कुछ गलत है तो कुछ सही भी तो है। इस प्रकार से दोनों एक समय में सत्य तो हो सकते हैं लेकिन एक समय में गलत नहीं हो सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी या विरोधाभास। तो कॉन्ट्राडिक्टरी और विरोधाभास किनके बीच में होगा? तो कॉन्ट्राडिक्टरी और विरोधाभास दोस्तों हमने देखा था ए और ओ के बीच में, आई और ई के बीच में या ई और आई के बीच में, ई और आई के। ये दोनों दोस्तों यूनिवर्सल पर्टिकुलर यूनिवर्सल यूनिवर्सल ये दोनों है दोस्तों हमारे ये दोनों है हमारे पर्टिकुलर, ये दोनों है हमारी यूनिवर्सल। तो दोस्तों दोनों यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में कौन सा संबंध पाया जाता है? तो ये हमारे पाया जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी। इसका पहला नियम है कि यदि एक वाक्य सत्य है तो दूसरा हमेशा असत्य होगा। कॉन्ट्ररी है दोस्तों तो एक सही होगा तो दूसरा हमेशा गलत होगा। अगर ए ई आई और ओ तो इनके बीच में दोस्तों हम अपना कॉन्ट्ररी रिलेशन देखते हैं।
अगर ए ट्रू होगा तो ओ हमेशा फॉल्स माना जाएगा, और अगर ए ट्रू होगा तो आई हमेशा फॉल्स माना जाएगा। इसकी बात कॉन्ट्राडिक्टरी में करते हैं। नेक्स्ट रूल है कि यदि एक वाक्य असत्य है तो दूसरा सत्य होगा। वही बात है दोस्तों, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, या ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से देखिए तो इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्ट होना चाहिए। तो एक सत्य होगा तो दूसरा हमेशा असत्य होगा। बस हमें ये सीक्वेंस याद रखना है कि किस प्रकार से इनको अरेंज करना है, उस किस प्रकार से इनके बीच में रिलेशन देखना है। तो सबसे इजी में दोस्तों हमें कॉन्ट्राडिक्टी आता है कि सबसे इजी रिलेशन अगर समझा जाए तो कॉन्ट्राडिक्टी या विरोधाभासी होगा। फिर नेक्स्ट आता है अपना अधीनस्थ या सब अल्टरनेट। सब अल्टरनेट या सब अल्टरनेट या सब ऑर्डिनेट या सब अल्टरनेट इसको बोला जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये रिलेशन किन के बीच में होगा दोस्तों? सब अल्टरनेट रिलेशन सर्वव्यापी और अंशव्यापी के बीच में होता है। तो ए, ई, आई और ओ, ए और आई के बीच में, ई और ओ के बीच में सब अल्टरनेशन रिलेशनशिप देखा जाता है। जिसका पहला नियम है दोस्तों यह सर्वव्यापी और अंशव्यापी के संबंध में होता है। तो दोस्तों ये हमारा यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी है, ये हमारा पर्टिकुलर है, अंशव्यापी है। ये भी दोस्तों हमारा यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी, और ये हमारा पर्टिकुलर है, अंशव्यापी है। बस इनकी सकारात्मक और नकारात्मक कौन से हैं, इनमें डिफरेंस है। दूसरा नियम है दोस्तों यह सर्वव्यापी सत्य है। यदि सर्वव्यापी सत्य है तो अंशव्यापी भी सत्य होगा। अर्थात अगर ए ट्रू है तो आई हमेशा ट्रू होगा। अगर ए ट्रू बोल रहा है तो सर्वव्यापी सही बोल रहा है तो अंशव्यापी भी तो सही बोलेगा। तो दोस्तों इसमें हम अगर अपने डेली रूटीन के हिसाब से इनको देखें या इनको समझे तो आराम से इनको समझ सकते हैं कि अगर यूनिवर्स सत्य बोल रहा है तो पर्टिकुलर वाले भी तो सत्य ही बोलेंगे। तो उसके बाद में दोस्तों इसमें भी इसी प्रकार देखते हैं कि अगर ई ट्रू है तो ओ हमेशा ट्रू होगा। अगर ई ट्रू कुछ बात बोल रहा है तो ओ को भी उसे मानना पड़ेगा। अब बात आती है दोस्तों फॉल्स की। अब नेक्स्ट नियम है कि यदि सर्वव्यापी असत्य है तो अंशव्यापी संदेहपूर्ण होगा। अर्थात अगर सर्वव्यापी फॉल्स है, सर्वव्यापी फॉल्स है तो आई का पता, अंशव्यापी का हमें पता नहीं है कि ये सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है। तो इसको हमेशा डाउटफुल की श्रेणी में या डिटरमाइंड या संदेहपूर्ण की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि अगर यूनिवर्स सत्य होगा तो पर्टिकुलर भी सत्य होगा, लेकिन यूनिवर्स अगर फॉल्स होगा तो पर्टिकुलर का पता नहीं सत्य होगा या फॉल्स होगा। तो इसको हम अनडिटरमाइंड या डाउटफुल या संदेहपूर्ण की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट नियम है दोस्तों कि यदि अंशव्यापी असत्य है तो सर्वव्यापी भी असत्य होगा। अंशव्यापी अर्थात दोस्तों अगर आई ट्रू है तो ई भी हमेशा ट्रू होगा। सॉरी, आई दोस्तों फॉल्स है, अगर आई फॉल्स है तो ए भी हमेशा फॉल्स में काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो हमने देखा एक बार वापस से देख लेते हैं दोस्तों, ए और आई, ई और ओ, इन दोनों के बीच में सब अल्टरनेशन रिलेशन या अधीनस्थ संबंध पाया जाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर यूनिवर्स ट्रू होगा तो पर्टिकुलर को भी ट्रू होना पड़ेगा। क्लियर? इसी तरह से ई और ओ को भी देख लेंगे। और अगर यूनिवर्स फॉल्स होगा तो पर्टिकुलर का पता नहीं कि यह सत्य होगा या असत्य, तो इसको डाउटफुल की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन बात आती है दोस्तों अगर पर्टिकुलर फॉल्स होगा तो यूनिवर्सल भी क्या होगा, फॉल्स ही माना जाएगा। अगर कुछ गलत है तो सभी भी गलत ही होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट रूल है दोस्तों यदि अंशव्यापी सत्य है तो सर्वव्यापी हमेशा संदेहपूर्ण होगा। अब दोस्तों अगर पर्टिकुलर ट्रू है तो पता नहीं यूनिवर्सल ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इसको डाउटफुल की श्रेणी में रखते हैं अर्थात संदेहपूर्ण की श्रेणी में रखते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी और कॉन्ट्राडिक्टरी तो समझने में हमें आसान लगते हैं थोड़े, लेकिन थोड़ा सा ये
सब अल्टरनेशन वाला रूल ही थोड़ा हमें कंफ्यूज करने वाला होता है। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, तो एक बार हम वापस से सब अल्टरनेशन को आपको समझाने की कोशिश कर देती हूँ दोस्तों में। ए और आई के बीच के संबंध को देखते हैं। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर हमेशा ट्रू होगा। सही बात है दोस्तों। इसके बाद में ये बोल रहा है कि अगर पर्टिकुलर फॉल्स है, सॉरी यूनिवर्सल फॉल्स है, तो पर्टिकुलर का पता नहीं ये फॉल्स होगा या फिर ट्रू होगा, तो इसको डाउटफुल की श्रेणी में रखते हैं। अब बात आती है दोस्तों पर्टिकुलर की। तो पर्टिकुलर दोस्तों, अगर पर्टिकुलर पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल भी हमेशा फॉल्स होगा। क्लियर दोस्तों। और अगर पर्टिकुलर ट्रू है तो यूनिवर्सल का पता नहीं दोस्तों ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इसको हम डाउटफुल की श्रेणी में रखते हैं। बस इतना सा रिलेशनशिप है दोस्तों, आप इसको आराम से इसको क्लियरली समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज में दोस्तों हम अपनी क्वेश्चंस भी इनकी लाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से ये समझ आ सके। तो आज का दोस्तों हमारे ये सीरीज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज हमने देखा था स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हमने क्या क्या रूल देखे, कॉन्ट्ररी देखा, सब कॉन्ट्ररी देखा, कॉन्ट्राडिक्टरी देखा और सब अल्टरनेशन देख। इनके बीच में किस प्रकार से संबंध होते हैं, अगर एक ट्रू होता है तो दूसरा फॉल्स होगा या डाउटफुल होगा, अगर पहला फॉल्स होता है तो दूसरा ट्रू होगा या फिर डाउटफुल होगा। इस प्रकार से दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चंस भी हमारे एनटी एग्जाम्स में आते हैं। और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से हमेशा एक क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आएगा। तो इस छोटी सी सीरीज में अगर आपके 2 नंबर आ रहे हैं दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिपब्लिक डे के सभी ऑफर्स तथा सभी कोर्सेज पे भारी छूट के साथ ऑफर आए हैं, जिनका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए दोस्तों। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू। जय श्री राम।